हेलो कायनातीस। ये है कायनाती चाय। आ, वैसे कॉफी भी चलती है साथ में। आज जो है मेरे मेहमान यहाँ पर वो हैं नैयर रजा। ये इन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट की एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में, या खाली फिजिक्स में, अभी भी उनसे मैं पता करता हूँ मैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से, और अब वो पीएचडी कर रहे हैं मिगिल यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है। और इनका जो बाकी स्कूलिंग थी वो कराची में थी। तो अभी इस सिलसिले में और बात करते हैं। तो सबसे पहले तो नैयर, खुश आमदेद कायनाती चाय पे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस प्रोग्राम पे बुलाने का। और हम दोनों तैयारी करके आए थे यहाँ पे। मैं अपनी चाय तो नहीं, यहाँ पे कायनाती कॉफी जो है वो सही होगी। मैं कॉफी पी रहा हूँ और बिल्कुल। आप भी कॉफी पी रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे साथ जो है वो फैज अहमद फैज भी साथ में जो है वो साथ में शामिल हैं। तो मैंने कहा आज उनके लिए ओह। भी जरा थोड़ी सी कॉफी पी लें। ये वो सेकंड बिल्कुल, फ्लोर। मेरा मेरा तो सादा सा है मगर नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये सेकंड फ्लोर वो कराची में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वहां पे परफॉर्मेंस की जगह भी, कॉफी शॉप भी, और जबरदस्त चीज ये उनका मग्गा है। तो नहीं साहब, आप एस्ट्रोनॉमी में मगिल यूनिवर्सिटी में है। और मैंने आपके बारे में जब मैंने पढ़ा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ग्रेविटेशनल वेव्स उससे भी है। तो जिसके सिलसिले में अभी हम बात जी। करेंगे। तो मैं लोगों को जरा बताता चलूं कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। हम ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करेंगे, हम सुपरनोवा की बात करेंगे, हम आपकी जो करंट रिसर्च है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं अक्सर, जो मुझे एक फैसिनेशन है वो इस चीज की है कि आपको शौक किस तरह से पैदा हुआ एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी का शौक मेरे ख्याल है कोई कोई चीज या एक कोई इवेंट नहीं था जिससे एस्ट्रोनॉमी का शौक पैदा हुआ। मतलब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। बल्कि अक्सर लोग कहते हैं मुझे तो बचपन से पता था। बचपन में तो मुझे फायरमैन बनना था। तो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग चीज थी। अच्छा। तो उससे तो मैं बहुत दूर हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ। मगर मेरा ख्याल है साइंस का हमेशा से शौक था। क्या कहते हैं, तो स्कूल में जो पढ़ते थे, फिर क्या कहते हैं, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, फिर फिजिक्स का शौक ज्यादा हुआ। मैथमेटिक्स का शौक काफी था, तो वो पढ़ी। और उसके साथ साथ ही फिर एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, कि क्या कहते हैं, ये चीजें जो नेचर में नजर आती हैं, क्या कहते हैं, किस तरह ग्रेविटी काम करती है, किस तरह क्या कहते हैं जो सैयारे हैं वो हमारे क्या कहते हैं सोलर सिस्टम में किस तरह ऑर्बिट करते हैं, ये वाली चीजें फैसिनेट बहुत करती थी। और मेरी क्या कह सकते हैं, दिमाग में एक वो क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी कि ये क्यों है, ये कैसे काम करता है। अ, तो उसका आई गेस क्या कहते हैं, नेचुरली हुई था कि फिजिक्स में कुछ पढ़ा जाए, और फिजिक्स में क्या पढ़ा जाए, तो मतलब आसमान से बेहतर ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे और कोई नहीं लगती थी। तो मेरे ख्याल है उसी का एक नेचुरली एक पाथ बनता गया कि हाँ इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, और डेवलप हुआ। और मेरे ख्याल है हमारे यहाँ वो होता है कि अगर फिजिक्स और मैथ का शौक है तो फिर इंजीनियरिंग पढ़ी जाए। मगर मेरे ख्याल है मेरा बहुत सेट वो था कि मुझे इंजीनियरिंग का इतना शौक नहीं है जितना मुझे बैठ के उसके सोचने का और उसकी जो थियरीज है उनको पढ़ने का शौक है। तो उस से जब मेरे ख्याल है एक से दूसरे से तीसरे, फिर जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडा में मैं क्या कहते हैं फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने आया। तो दोनों चीजें मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ी, फिजिक्स भी और एस्ट्रोनॉमी भी। तो ये इंटरेस्टिंग है ना कि आई मीन अक्सर शौक जो होता है कि टेलीस्कोप से सैटर्न देखा या जुपिटर देखा या इस किस्म का, या हम्म। मेरा अपना जिस तरह कॉल से गनी कॉस्मोस जो प्रोग्राम था उसके देखने के बाद। मगर इट्स इंटरेस्टिंग कि आपकी जो शौक डेवलप हुआ वो इस चीज से हुआ कि चीजों का पता करना है कि वो कैसे काम करती हैं, जो क्यूरियोसिटी की आपने की, जुस्तजू की। और बिल्कुल। उसके थ्रू, उसके अंदर कि अच्छा चले
चीजें किस तरह से काम करती हैं, और फिर उसके अंदर देखा कि चलो फिर एस्ट्रोनॉमी में आसमान जो है उसमें चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी है, मुख्तलिफ डायरेक्शन के आप एस्ट्रोनॉमी की तरफ पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन जैसे मैं कह रहा हूँ, शौक तो था, और मतलब साइंस फिक्शन पढ़ने का भी बहुत शौक है, अभी भी शौक है। उससे भी बड़ी फैसिनेशन होती है कि कौन कौन सी दुनियाएं और कौन कौन सी इमेजिनेशन, क्या कहते हैं, जिससे लोग लिखते हैं। तो हाँ, उसके साथ साथ भी, हाँ, मगर बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है मेरा। कोई वो ऐसा जैसे कहते हैं यूरिका मोमेंट जो होता है, जैसे राइट राइट आप जैसे राइट। कह रहे हैं सैटर्न की रिंग देखे और उसके बाद से आप बिल्कुल क्या कहते हैं, अ, आपका इरादा बन गया कि बस अब यही पढ़ना है। अ, अच्छा, तो ये बताएं कि आपके जो यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में थे कनाडा में, और वहां पर आपने काम किया ग्रेविटेशनल वेव्स या लाइगो जो है, जो डिटेक्टर है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपका काम जो है अंडर ग्रेजुएट में जो आपने प्रोजेक्ट किया वो किस चीज के ऊपर था। मेरे एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट में तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ये जो लाइगो पे जो मैंने काम किया था, ये मैंने अपने मास्टर्स के उस पे काम किया हाँ, था। अच्छा। अम, तो लाइगो का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप कह रहे थे ग्रेविटेशनल वेव्स का जो है, ये पिछले कुछ 5-7 साल में बहुत एकदम ये फील्ड जो है एक क्या कहते हैं, बूम हुई है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। और ये इसकी वजह से है क्योंकि 2015 में हमने पहली दफा ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। और ये जो लाइगो जो नाम है, वो जो क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO। ये जो है, ये डिटेक्टर का नाम है जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है, ये एक ऐसी चीज है जो कि स्पेस को जो है वो क्या कहते हैं, कंप्रेस करती है और स्ट्रेच करती है। तो जिस तरह आप किसी मतलब पानी के, आप पूल में जाएं, आप पूल में आप क्या कहते हैं, छलांग मारते हैं या कुछ डुबकी मारते हैं या कुछ पत्थर फेंकते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, वेव्स बनती हैं, जो कि निकलती हैं। तो उसी तरह स्पेस में जो जो वेव्स बनती हैं उनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और जिस तरह पानी जो है वो वेव्स के साथ ऊपर नीचे होता है, उसी तरह स्पेस जो है वो क्या कहते हैं, खिंचती है और दबती है। तो ये वेव्स जो हैं, वो हमने 2015 में पहली दफा डिटेक्ट की थी, जो कि आइंस्टाइन ने 100 साल पहले अपनी थ्योरीज में प्रिडिक्ट की थी। हाँ, आई मीन तो दैट्स अमेजिंग राइट। हमें बहुत अरसे तक तो ये था कि यानी कि मेरी मैं भी मेरे पास भी मास है, और मैं भी जरा थोड़ा हिलजुल दूं तो उससे भी थोड़ी सी ग्रेविटेशनल वेव्स बनेंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं बनेगी। तो बिल्कुल वो जो आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन ये थी कि क्या क्या कहते हैं, स्पेस टाइम जो कायनात है उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस हो और आपको जरा ज्यादा मास चाहिए, मुझसे तो कम से कम ज्यादा, और उससे जो है वो वेव्स, और पहले बहुत ख्याल था कि पता नहीं कब डिटेक्ट होंगी, हो भी सकती हैं या नहीं, मगर इवेंचुअली 2015 में डिटेक्ट हुई। और इसमें नरगिस मावल वाला जो है, जो पाकिस्तानी बिल्कुल। ओरिजिन के फिजिसिस्ट भी हैं, उनका भी उसमें हाथ था। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, इसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी कुछ इन्वॉल्व, और नरगिस अव्वल वाला तो बहुत क्या कहते हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं लाइगो में। उनके बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं उनके डिटेक्टर के, और उसकी थियरी के। मगर बिल्कुल ये मतलब आइंस्टाइन खुद को ये यकीन नहीं था कि ये कभी डिटेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि इनका इतना इतना छोटा इफेक्ट होता है। अम, और जैसा आप कह रहे हैं, वो उस जो जो भी सोर्स होती है उसके मास पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा फिर क्या कहते हैं, वेव्स बनती हैं। मगर फिर भी मतलब हम बात करते हैं, मैं हूँ, आप हैं, ब्लैक होल भी आप ले लें, जो कि मतलब हमारे सूरज से भी समझ लें 30 गुना ज्यादा बड़ा, तब 30 गुना ज्यादा मास जो होता है, वो दो ब्लैक होल्स जब आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं और करीब आते जाते हैं, करीब आते जाते हैं और मिलते हैं, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, और वो जब हम तक पहुंचती हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इतना इतना कम होता है कि आप
एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि इतनी छोटी सी जो चीज होती है, उतने बराबर हिलजुल होती है उसमें सिर्फ, जो लाइगो डिटेक्ट करता है। और लाइगो है कितना लंबा? लाइगो 4 किलोमीटर लंबा है। तो आप सोचें, 4 किलोमीटर में एक एटम के न्यूक्लियस के बराबर जो स्पेस हिलती है, वो जो है वो डिटेक्ट करता है। तो मैं अगर 100 साल पहले होता तो मैं भी कहता कि ये तो बिल्कुल ही मतलब कोई हो ही नहीं सकता। हमें मगर हमें बिल्कुल, आई मीन इट्स, क्योंकि आपने जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अपने तमाम और किस्म की कोई भी चीज है जो उसको हिला सकती हो, आपने वो तमाम बिल्कुल। चीजों को सब्ट्रैक्ट आउट करना है, लाइक यू नो, या उन तमाम चीजों का आपने ऐसा करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल और किसी चीज से ना हिले, तो ताकि आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे जब वो एटम जितना भी हिल रहा है, ताकि आपको कह सकेंगे कि ये वाकई एक्चुअल में स्पेस की वो शेकिंग थी, या स्पेस की वजह से वो हिला। जो बिल्कुल जो डिटेक्टर है वो इतना इतना सेंसिटिव है कि मतलब आपकी 1 मील दूर से अगर ट्रक भी गुजर रहा हो सड़क पे, तो उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो जो डिटेक्ट कर लेता है। या क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं या ज्यादा हवा चलती है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। बल्कि क्या कहते हैं, एक दफा तो डिटेक्टर्स में देख रहे थे कि कॉन्स्टेंटली हर थोड़ी देर बाद जो एक क्या कहते हैं एक स्पाइक होता था सिग्नल का, और वो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और फिर वो एंड में पता चल रहा है कि वो जो लेजर का जो टनल है उसके ऊपर बैठा हुआ कौवा जो है वो अपनी चोंच मार रहा था। तो उसकी जब उसका जब सिग्नल आता है, तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, बहुत प्रिसाइज, बहुत सेंसिटिव। और इनको बनाने में ये हम मतलब अ, मैं जो हूँ वो बहुत बहुत सारे लोगों की मेहनत का क्या कहते हैं जो रिजल्ट है उसका फायदा उठा रहा हूँ। मगर लाइगो पे लोग जो पिछले 30-40 साल से लोग काम कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअसली उसको बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बताएं कि अच्छा, तो अगर वो कवे की वजह से भी जो है वो चोंच की, कवे की चोंच मारने की वजह से भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, तो फिर वो ये किस तरह से पता करता है कि अब ये जो शेकिंग है वो कवे की वजह से नहीं, बल्कि वो दो ब्लैक होल्स के टकराने की वजह से है? तो वो किस तरह से उसको वो फर्क करता है? बिल्कुल। तो इसमें जो है वो हमारी थियरी जो है साथ साथ चलती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दो ब्लैक होल्स जब हैं, जब वो आपस में अ, एक दूसरे के ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितनी जल्दी उनकी वेव्स निकल रही हैं। तो वो जो है, वो जो सिग्नल होता है उसकी एक खास शेप होती है। तो जैसे जैसे वो दो ब्लैक होल्स करीब आते जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। यानी कि वेव्स जो है वो ज़्यादा तेज होती जाती हैं। और तेज होने के अलावा वो जो है वो क्या कहते हैं ज़्यादा लाउड भी होती जाती हैं। अ, तो उसका जो सिग्नल है, जो कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाए और वो ज़्यादा क्या कहते हैं लाउड भी होती जाए, वो जो वो खास दो ब्लैक होल्स या दो न्यूट्रॉन स्टार्स का क्या कहते हैं सिग्नल होता है, जो कि हम फिर क्या कहते हैं डिटेक्टर्स में ढूंढते हैं। और वो जो है वो जैसी करीब आते जाते हैं, करीब आते जाते हैं, और जैसे ही वो एकदम से मर्ज हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो सिग्नल खत्म हो जाता है। तो वो चीज़, वो एग्जैक्ट सिग्नल जो है वो जो शुरू होता है, जो घूम रहे होते हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मर्ज होता है और फिर खत्म हो जाता है, वो हम जो है वो डिटेक्टर्स में ढूंढते हैं। तो अगर बिल्कुल वैसी कोई चीज हमें नजर आ जाए जो कि एस्ट्रोफिजिकल ना हो, तो वो थोड़ा मसला हो सकता है। जो कि होता भी है, मगर वो उसकी डिटेल अलग है, उसके भी और तरीके होते हैं कि उसको क्या कहते हैं मिटिगेट करने के, उसको कम करने के। और अब तो खाली एक आध की बात नहीं, आई मीन ये तो अलग बात होती है कि खाली एक डिटेक्ट होता है या दो डिटेक्ट होते हैं 2015-16 में, और उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर तो सवाल उठाते हैं कि वो सही थे या नहीं थे। मगर अब तो
कई हम्म। दर्जनों के हिसाब से जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं इस किस्म के। तो अब तो यानी कि एक मेच्योर फील्ड हो गई है इस किस्म के बिल्कुल मर्जर्स जो बिल्कुल। हैं। लाइगो के ये वो क्या कहते हैं जो सिस्टम है वो समझ लें 1 साल के लिए चलाते हैं और फिर वो 1 साल के लिए शट डाउन करते हैं और फिर अपने अपग्रेड्स करते हैं। तो अपने डिटेक्टर्स को और भी बेहतर करते हैं। तो उससे ये होता है कि और भी ज़्यादा इवेंट्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जैसे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि शुरू शुरू में वो एक था, दो थे, मगर अब जो है वो जो चौथा जो है वो ऑब्जर्विंग सेशन शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दफा अपग्रेड हो चुके हैं। और अब तक जो है वो हम 80 से भी ज्यादा नो, ब्लैक होल्स डिटेक्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, यानी कि तो कोलाइडिंग या बिल्कुल टकराने बिल्कुल वाले ब्लैक होल, कोलाइडिंग। बिल्कुल, हाँ, राइट राइट राइट। हाँ। और इसमें हम ब्लैक होल्स कह जा रहे हैं, मगर इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरा पीएचडी का भी काम है, वो है न्यूट्रॉन स्टार्स भी जो है वो एक दूसरे के गिर्द घूमते हुए और कोलाइड कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ब्लैक होल्स हो सकते हैं, एक ब्लैक होल, एक न्यूट्रॉन स्टार, दो न्यूट्रॉन स्टार। तो ये फील्ड जो है वो अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हम मतलब जो पोटेंशियल है उसकी बहुत ज्यादा है। और ये तो क्लासिक वो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जिन लोगों को नहीं पता कि न्यूट्रॉन स्टार्स वो क्या होते हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये एक दूसरे से क्यों टकरा रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार, पहले तो आप ये बताएं कि न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं और फिर ये टकरा क्यों रहे हैं। बिल्कुल। तो न्यूट्रॉन स्टार्स जो है और ब्लैक होल्स भी जो हम कहते हैं, वो बहुत बड़े जो स्टार्स होते हैं, यानी कि हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा जो बड़े होते हैं, वो जब उनकी जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जब उनकी सारा गैस खत्म, हाइड्रोजन गैस और क्या कहते हैं और भी सारी क्या कहते हैं उसके लेयर स्टेप्स होते हैं, वो जब खत्म हो जाती है तो वो फटता है सितारा। उसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और फटने के बाद उसका जो बिल्कुल सेंटर का जो क्या कहते हैं पीस रह जाता है, जिसको उसका कोर कहते हैं, वो जो है न्यूट्रॉन स्टार होता है। और अगर सितारा और भी ज्यादा बहुत बड़ा हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार भी नहीं रहता, वो फिर ब्लैक होल बन जाता है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार जो होता है ये बहुत बहुत डेंस होता है। और इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है। यानी कि प्रोटॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हम कहते पढ़ते हैं ना, एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इसमें सिर्फ छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स इतने बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये हमारे सूरज के बराबर का मास होता है, जो कि सिर्फ समझ लें 10 किलोमीटर के रेडियस, 20 किलोमीटर जितना वाइड होता है। तो आप सोचें, आप पूरा सूरज जो इतनी सी छोटी सी बॉल में कर दें। तो ये बहुत डेंस चीजें होती हैं। तो इनको हम डेड स्टार्स कहते हैं। तो ये जो हैं अक्सर जो दो स्टार्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो हमें हमें कायनात में हर जगह नजर आता है स्टार्स जैसे हैं वो अकेले भी होते हैं, जैसे हमारा सूरज है। मगर दो में भी आते हैं जो कि एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं, तीन में भी आते हैं कभी कभार। वो भी हम देख चुके हैं। तो ये दो जो हैं, क्योंकि ग्रेविटी आपस में पुल करती है स्टार्स को, तो उसकी वजह से एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा, जब घूमते हैं एक दूसरे के गिर्द तो जो वेव्स निकलती हैं, जो वेव्स जो हैं वो एनर्जी लेके जाती हैं उस सिस्टम से। तो उसकी वजह से उन स्टार्स को करीब आना पड़ता है एक दूसरे के। और ऐसे ऐसे ही जैसे वेव्स निकलती जाती हैं वो करीब आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, जब तक के बिल्कुल मर्ज नहीं हो जाते। तो इस तरह जो स्टार्स के जो बचा कुचा जो कोर होती है, जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, ये जो है वो फिर आपस में टकराते हैं और फिर मर्ज होते हैं। और इस किस्म के यानी कि ये जो तो बाइनरी पल्सार या ये बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स के भी पेयर हो सकते हैं, हम्म। क्योंकि तो डिपेंड करता है कि कौन से बड़े वाले सितारे थे। अभी जो नॉर्मल सितारे हैं उनके घूमने की वजह से इस किस्म की ड्रामेटिक किस्म की वो
एफर्ट्स नहीं होती, लेकिन ये जो जरा छोटे वाले होते हैं उनकी वजह से ज्यादा एनर्जी भी ज्यादा निकलती है और फिर वो टकरा भी सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कि कहने को तो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से तो जैसे आपने शुरू में कहा था कि हम भी थोड़ा सा घूमेंगे तो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगी। मगर आप सोचें, अगर ब्लैक होल के टकराने से सिर्फ एटम के बराबर की हिलजुल होती है, तो फिर हम और आप, या एक क्या कहते हैं, एक सादा सा सितारा हमारे सूरज जैसा छोटा सा, उसके हिलजुल से ज्यादा कोई ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं निकलती, या इतनी नहीं होती कि हम अभी उनको डिटेक्ट कर सकें। अच्छा, तो अब आप ये बताएं, अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं कि तो आपका जो पीएचडी का काम है, ठीक है, तो ये आप वहां से निकले, आपने मास्टर्स में जो है आप लाइगो के ऊपर काम कर रहे थे, तो अब आपका जी। पीएचडी का जो काम है वो किस चीज के ऊपर है, क्या कर रहे हैं आप? तो मेरा पीएचडी का जो काम है वो है, दो न्यूट्रॉन स्टार्स जब मिल के कोलाइड करते हैं, तो उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है जिसको हम कहते हैं किलोनोवा। तो सुपरनोवा जो है वो एक सितारा होता है जो कि फटता है। किलोनोवा जो होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स मिलके फटते हैं। तो उस इवेंट में जो क्या कहते हैं एक्सप्लोजन होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, उस चीज को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ खास तौर पे। हमें अब ये पता है, ये इंडिकेशन है कि जब ये दो न्यूट्रॉन स्टार्स मिलके फटते हैं तो उसके रिजल्ट में जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं, हाई क्या कहते हैं हाई एटॉमिक एलिमेंट्स, जैसे कि सोना, जो हम क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। वो जो है वो इन दो न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराने से और फटने से बनते हैं। मगर कितने बनते हैं और कौन से एलिमेंट्स बनते हैं, वो चीज़ जो है वो अभी तक हमें बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं पता। और फिर एक सवाल ये भी होता है कि जब ये दो न्यूट्रॉन स्टार्स साथ मिलके फटते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? क्या वो एक और बड़ा न्यूट्रॉन स्टार रहता है, या वो ब्लैक होल बन जाता है? तो ये दो सवाल हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें क्या कहते हैं, एक खास और भी बात है कि जो दो ब्लैक होल्स जब मिलते हैं तो उसमें कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। यानी कि आप अगर टेलीस्कोप से देखें तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि दो ब्लैक होल से कोई लाइट एस्केप नहीं कर सकती। तो जब मिलते हैं तो उसमें फिर क्या कहते हैं कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस होती, और सिर्फ उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स नजर आती हैं जो कि हम अब लाइगो से डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स मिलके मर्ज होते हैं तो उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो हम जब लाइगो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओ, हमें पता है कि वहां पे कुछ हुआ है। तो हम उसी पोजीशन में क्या कहते हैं आसमान में अपनी टेलीस्कोप भी पॉइंट कर सकते हैं और उस एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं बिल्कुल उसके शुरू से। तो मेरा जो काम है उसमें उसमें वो एक क्या कहते हैं हिस्सा भी है कि जब हमें पता चले कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स क्या कहते हैं मर्ज हुए हैं, फटे हैं, और लाइगो में क्या कहते हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स हमें डिटेक्ट हुई हैं, तो उसके बाद फिर टेलीस्कोप लेके उसको क्या कहते हैं डिटेल में पढ़ा जाए, उसकी लाइट कौन से प्रोड्यूस हुई है। और इसके लिए मेरा जो इरादा है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि आजकल काफी पॉपुलर है और क्या कहते हैं उसके मेरिट्स बहुत हैं, बहुत क्या कहते हैं जबरदस्त टेलीस्कोप है, तो वो इस्तेमाल करने का इरादा है। तो आई मीन, और एक लिहाज से आई मीन, अगर आप उसको आप रोशनी से स्टडी कर सकें तो आपके पास और डेटा आता है, क्योंकि आप उसकी जो रोशनी है वो किस तरह से कम हो रही है या किस तरह की रोशनी प्रोड्यूस हुई, उसके हिसाब से आपको उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है बजाय के खाली ग्रेविटेशनल वेव से। तो आप मुझे ये बताएं बिल्कुल। कि आपका जो काम है, इनफैक्ट आपने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, बल्कि मेरा जो सवाल था वो ये होना था कि आप थियोरेटिकल काम के ऊपर हैं कि किस तरह से ये एक्सप्लोजन होता है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आपका काम ज्यादा ऑब्जर्वेशनल है कि
जो चीजें हैं, और आप ये पता करते हैं कि किस किस्म की लाइट जो है वो नजर आएगी, या किस किस्म का ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा। तो आप किस डिवाइड के ऊपर हैं, या कंबाइंड कि आप थियोरेटिकल काम भी आपका इरादा है और साथ में ऑब्जर्वेशनल भी? तो तीसरा ऑप्शन जो है मेरा क्या कहते हैं, दोनों का कंबाइंड है। तो थियोरेटिकल भी है कि उसको मॉडल्स को डेवलप करना के हम अगर हमें इस तरह की लाइट नजर आई या इस तरह की हमें नजर आई कि रोशनी कैसे कम हो रही है सपने का, तो उसका क्या मतलब है। वो किस बेसिस पे हो सकता है, कौन से न्यूट्रॉन स्टार की कितना मास होना चाहिए या उसका साइज कितना होना चाहिए जिसकी वजह से अगर वो साथ मिलके फटे तो उसकी इस तरह की रोशनी आएगी। तो वो थियोरेटिकल काम भी है। और फिर ऑब्जर्वेशनल काम भी है, जैसे कि मैंने कहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ उसको ऑब्जर्व करना, और फिर जो सारा उसका काम होता है उसका डेटा एनालिसिस करना। हम जेम्स वेब की क्या कहते हैं बहुत जबरदस्त तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, मगर उसके पीछे जो बहुत सारा काम होता है अ, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो वो सारा काम करना है ताकि हमें एक जो एंड प्रोडक्ट मिल सके जिसके साथ हम देख के जो साइंस कर सकें। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। थियोरेटिकल काम भी है उस तैयारी में कि जब हमें ये ऑब्जर्व करने को मिले तो हम तैयार हों और हमें पता हो कि हम क्या चीज देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, उसकी उसको समझने में हमारी आसानी हो। जबरदस्त। चलें, आपको जो है बहुत बहुत गुड लक के सिलसिले में। हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपका काम जो है, और मुझे ये भी पता है कि इस किस्म की चीज में जो है, कम से कम लाइगो के साथ आपको बादलों का मसला तो नहीं होगा, ना ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ होगा। वरना ऑब्जर्वेशनल उसमें तो ये भी होता है कि यार अगर बादल आ गए, आपको टाइम मिला हुआ है 2-3 बिल्कुल रातें टेलीस्कोप के ऊपर, तो कम से कम इसमें जो है थोड़ी सी आपको हिफाजत है। लेकिन लंबा बिल्कुल। प्रोसेस है। आपने अभी कितने साल एक्सपेक्टेड है आपकी पीएचडी में? मेरे अभी 3 और साल हैं, तो अभी तो शुरू हुए बहुत कम वक्त हुआ है। तो अभी तो टाइम है, मगर बस इंशाल्लाह। हाँ, इरादा यही है कि क्या कहते हैं, हो जाएगा। 3 साल भी गुजर बस जाएंगे। ठीक है, तो आपसे जो है अपडेट हम लेते रहेंगे आपकी पीएचडी के सिलसिले में। खास तौर से अगर कोई बड़ा एक कोई इंटरेस्टिंग एक्सप्लोजन जो डिटेक्ट होता है लाइगो के जरिए या जेम्स वेब के जरिए, तो हम आपको फिर से जरा तकलीफ देंगे और आपसे पता करेंगे कि जरूर। इसके बारे में अगर आप रिजल्ट हमें थोड़े से समझा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर। अगेन, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पीएचडी जारी रखें, और फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।